हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ताशु। गाइस, आज हम अपनी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको सी से रिलेटेड, सी लैंग्वेज से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं और आपने अभी अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करी है तो सी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल बेस है। लाइक अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, चाहे बोलनी चाहे लिखनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अल्फाबेट सीखने ही पड़ेंगे, आपको एबीसीडी आनी ही चाहिए। तो वैसे ही अगर आप आईटी में एंटर करे हैं और अभी अभी आपने आईटी स्टार्ट करा है तो सी लैंग्वेज आपका वो लैंग्वेज है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आपकी सी लैंग्वेज स्ट्रांग हो गई तो आपकी सारी चीजें स्ट्रांग है, सारी लैंग्वेजेस आप अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले सी पे फोकस करें। कई बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं कि सी इतनी यूज नहीं होती, कंपनीज में तो हमें जावा चाहिए, कंपनीज में तो हमें पीएचपी चाहिए, कंपनीज में हमें डॉट नेट चाहिए। सारी चीजें मैं मानती हूँ, सब चीजें सही है, आए दिन नई नई लैंग्वेजेस आ रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये वही वाली बात होगी, आप आइल्स को क्लियर करने गए लेकिन आपकी इंग्लिश ही क्लियर नहीं है, राइट? तो पहले आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप एडवांस चीजें सीखेंगे। तो सी जो है वो बिल्कुल बेस है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आपको सी में कोई भी कंफ्यूजन होती है, सी समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल घबराइए मत। हमारी प्लेलिस्ट उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको लैंग्वेजेस से डर लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी फीडबैक है, आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, तो इट मीन सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं सी की, तो आपको दिख रहा होगा सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। अब मैं पूरी कॉपी या कोई बुक खोल के नहीं बैठी हूँ, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगी कि सी लैंग्वेज जो है वो किसने डेवलप करी थी। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत रेयर हो सकता है, इंटरनल्स में मे बी आपका क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एक्सटर्नल में बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए, सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं वो किसने बनाई है, कब बनाई, वो सारी चीजें, ठीक है। तो सी किसने डेवलप करी थी? सी डेवलप करी थी आपके डेनिस रिची ने। द नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है? प्रोसीजरल लैंग्वेज तो कभी सुना नहीं है। प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब होता है कि सी जो है एक प्रोसीजर को फॉलो करती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उसको छोटे छोटे प्रोसीजर्स में, आप बोल सकते हैं छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर देती है और फिर उसको सॉल्व करती है, ठीक है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज एक प्रोसीजर को फॉलो करती है, फंक्शनल को, फंक्शनैलिटी जो होती है उसके फंक्शंस पे बेस्ड, फंक्शन पे ज्यादा फोकस होता है, तो वो प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो सी जो है आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इट वॉज मेनली डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि आपकी जो सी लैंग्वेज है ना, वो किसने डेवलप करी गई थी? हर लैंग्वेज जो डेवलप करी जाती है वो किसी न किसी वजह से करी जाती है। ऐसा नहीं है कि आज मुझे ऐसी ध्यान में आया कि आज मैं कुछ नहीं कर रही, चलो आज मैं ये बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। जब तक मुझे किसी चीज की नीड नहीं होगी तब तक मैं उस चीज को नहीं बनाऊंगी, राइट। तो वही चीज है कि सी जो है आपकी क्यों डेवलप करी गई थी? क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोस्टली सी में बनते हैं, यूटिलिटीज जो है वो मोस्टली सी में बनती है। तो सी बहुत कोर चीज है, कोर लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट आपका हम पढ़ते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। अब प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? अब ठीक है, हमने देख लिया सी किसने बनाई, सी क्यों यूज होती है, क्या है सी लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन आप क्यों यूज कर रहे हो सी को? वो कहते हैं ना, आपको पता होना चाहिए क्या आप सीख रहे हैं, क्यों आप सीख रहे हो और कैसे आप उसे करेंगे। तो क्या आप सीख रहे हैं, हमने पहली स्लाइड में देखा कि हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्या क्यों यूज करी जाती है। लेकिन हम क्या, कैसे, मतलब किसके लिए सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? तो हम सीख रहे हैं उसको प्रोग्राम बनाने के लिए। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम is a set of instructions. मशीन, एक कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है। आपकी लैंग्वेज जो है वो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो। लाइक आपको चाहिए कि मुझे रेलवे टिकट बुक कराने की एक ऐप बनानी, तो आप उसमें क्या, यूजर की डिटेल फीड करवाएंगे, देन उसमें कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, डेटाबेस से क्वेरी चेक करवाएंगे, देन आप यूजर को आउटपुट देंगे। तो ये आपका अपना अपना आपका टास्क है कि आपको ये करना है। लेकिन आप सिस्टम को बोलेंगे और ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कोड करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। वो प्रोग्राम आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा,
वो आपका सी में हो सकता है, सी प्लस प्लस में हो सकता है, डॉट नेट में हो सकता है, जावा में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है, लेकिन वो होगा क्या, हर चीज में वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मशीन हमारी लैंग्वेज को नहीं समझती, लेकिन इन कोडिंग लैंग्वेज को समझती है, कोड को समझती है। तो वो जो कोड आप लिख रहे हैं ना, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और जब बहुत सारे कोड मिल जाते हैं तो उसको एक प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सी प्रोग्राम का कैसा स्ट्रक्चर आने वाला है। ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को हम अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है ये स्ट्रक्चर। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखा है, हेडर। हेडर क्या हो गया, हेडर किसी भी लैंग्वेज में आप ले लीजिए, हेडर आपका सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा, जो सबसे हेड मतलब सबसे टॉप पे आता होगा वो हेडर होगा। तो सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, वहां पे हेडर में हमारी क्या चीजें आती है, हेडर में हमारी आती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स आप सी का कोई भी, अगर आपने अभी तक कोई प्रैक्टिकल नहीं करा है कोई बात नहीं, आप जब करेंगे तो आप ये नोटिस कीजिएगा, सबसे पहली लाइन आपकी ये होगी। अगर आप कर चुके हैं प्रोग्राम तो आप नोटिस कीजिएगा, सबसे पहली लाइन ये होगी। ठीक है, अगर आपने नोटिस किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो होती हैं ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होता है, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं, हमें कोई भी फंक्शंस चाहिए ना, तो हम उसके लिए हेडर फाइल्स को यूज करते हैं। तो ये होगी हेडर फाइल्स। अब इसका जो सिंटेक्स होगा, यानी कि लिखने का जो तरीका होगा, वो सेम इसी तरीके से होगा। अब हम करते हैं हैश इंक्लूड हमारा लेस देन का साइन एंड stdio.h और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, अब ये क्या मतलब होता है इसका, stdio.h, stdio का मतलब क्या है, stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। तो यानी कि अगर मुझे कोई भी फंक्शन चाहिए ना, तो मुझे इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हेडर फाइल हमारी बेसिकली ये होती है। यानी कि अगर मुझे इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ कि क्या होता है, तो आप लाइक आपको म्यूजिक अगर सुनना है तो आपने एक फोल्डर बना रखा है म्यूजिक का, तो म्यूजिक आप कोई भी अगर निकालेंगे तो आप उसी म्यूजिक वाले फोल्डर से निकालेंगे। तो वही सेम चीज हेडर फाइल है, अगर आपको वो फंक्शन चाहिए जो उस हेडर फाइल के अंदर पड़ा है, तो आपको वो हेडर फाइल खोलनी पड़ेगी। वो खोलेंगे कैसे, वो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हेडर फाइल का कंसेप्ट होता है। देन हमारा आता है मेन। मेन जो होता है वो सी लैंग्वेज में बहुत ही मेन पोर्शन होता है। सी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आपका मेन फंक्शन, हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन वो है जो कंपाइलर सबसे पहले ढूंढता है। आपकी प्रोग्रामिंग की जो स्टार्टिंग होती है, एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन जब स्टार्ट होगा, तो कंपाइलर सबसे पहले क्या ढूंढेगा, क्या सबसे पहले वो सबसे ऊपर वाली लाइन को रीड करेगा, नहीं, सबसे पहले वो किसे रीड करेगा, सबसे पहले वो रीड करेगा मेन फंक्शन को। वो सब पूरे प्रोग्राम में देखेगा मेन कहाँ है, जहां उसे मेन मिला वो यहीं अटक गया, वो देखेगा मेन, ओके, यहां से रीड करना स्टार्ट करेगा। मेन फंक्शन में गया, उसे मिल गया, उसने फिर उसके अंदर आके देखा उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे मेन हमारा फंक्शन एक बन जाता है। ये जो हमारा होता है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस, ये हमारी बॉडी होती है। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तक हमारी फंक्शन की बॉडी कहलाती है। तो ये हमारा हो गया मेन फंक्शन का पार्ट। स्टार्ट यहां से हो गया। मेन फंक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल क्या होता है आगे पढ़ेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन का पोर्शन मेन के अंदर आया, फिर उसकी मेन की बॉडी है, बॉडी में आप अपना कैलकुलेशन, अपना कोई भी कोडिंग पार्ट वो पूरा का पूरा आप करेंगे। देन रिटर्न वाला पोर्शन आया, अगर आप रिटर्न करना चाहते तो रिटर्न करेंगे, अगर नहीं रिटर्न करना चाहते तो नहीं रिटर्न करेंगे। ये बस बेसिक स्ट्रक्चर समझा रही हूँ, अभी आपको अगर नए नए हैं तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, पर आप चीजों को ना ध्यान में देते हुए सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान में दीजिए कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है, पहले हेडर आता है, देन मेन आता है, मेन के अंदर आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन आते हैं, फंक्शन की बॉडी होती है, बॉडी में ही आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन भी है एक तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन बॉडी यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये आपका पूरा फंक्शन बॉडी के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन है, बाकी की चीजें हैं, और फिर रिटर्न स्टेटमेंट है। देन आपका जो पूरा फंक्शन है वो रिटर्न भी करता है चीजें, और चाहो तो नहीं भी रिटर्न करता। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब आगे चलते स्ट्रक्चर से आगे चल के बात करते हैं। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में आता है इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। अब ये बहुत बेसिक चीज जो है, जो स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ते हैं, कंफ्यूज होते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बहुत बड़ी सी चीज लगती है क्या होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या। तो हम यहाँ पे देखेंगे उनमें डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दूं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं आपके एरर चेकिंग के लिए है। ठीक है, आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड में हो सकता है, मशीन कोड में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से
सोर्स कोड की लैंग्वेज को किसी और कोड में कन्वर्ट करना, एरर को चेक करना, ये काम इंटरप्रेटर का होता है, कंपाइलर का भी होता है। तो दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। किसी लैंग्वेज में आपको इंटरप्रेटर मिलेगा, किसी लैंग्वेज में आपको कंपाइलर मिलेगा। कोई लैंग्वेज हो सकती है जिसमें आपको इंटरप्रेटर और कंपाइलर मिलता है, दोनों चीजें साथ में मिलती है। वरना मोस्टली क्या होता है, एक ही आपको मिलता है, या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर। तो क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दोनों चीजें, दोनों ही इंटरप्रेटर और कंपाइलर एरर चेकिंग और आपके कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के काम आते हैं। सिंपल वर्ड्स, ठीक है। इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों। अब आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है, अच्छा दोनों एक ही चीज है तो दोनों फिर क्यों अलग अलग है? दोनों में डिफरेंस भी होना चाहिए कुछ, कि क्या ऐसी चीज है जो कंपाइलर नहीं कर सकता, इंटरप्रेटर कर सकता है, ठीक है। अब कौन कौन सी लैंग्वेज है जिसमें आपके इंटरप्रेटर यूज होता है, कौन कौन सी में कंपाइलर होता है, या कौन सी में दोनों होता है, ठीक है। सी में, सी प्लस प्लस में कंपाइलर्स यूज होते हैं, कंपाइलर, ठीक है। पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है, पाइथन जो आपने सुना होगा बहुत ट्रेंड में आजकल, पाइथन में आपका इंटरप्रेटर यूज होता है। दोनों की बात करूं, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसमें दोनों चीजें यूज होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आप नॉर्मली भी किसी से बात करें लैंग्वेजेस के बारे में तो आप अपने अपनी इस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं कि जावा, जो जावा लैंग्वेज है हमारी, जावा लैंग्वेज में दोनों चीजें आती हैं, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है किसमें इंटरप्रेटर है, किसमें कंपाइलर है, किसमें दोनों चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको, अलग अलग लैंग्वेजेस है तो सब में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सी में और सी प्लस प्लस से कंपाइलर बेसिकली यूज होता है, बट हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो आपकी प्रोग्राम को एक ही टाइम में, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, मतलब एक बारी में एक लाइन को रीड करता है, यानी कि एरर को चेक करेगा एक लाइन में। अगर कहीं पे भी एरर मिल गया तो नीचे लाइन में नहीं जाएगा जब तक आप उस लाइन का एरर रिजॉल्व नहीं कर देते, ठीक है। तो वो होता है आपका इंटरप्रेटर, यानी कि एक टाइम पे एक ही लाइन को चेक करता है। कंपाइलर जो है फास्ट इसलिए क्योंकि वो फास्ट, तो खैर मैं इंटरप्रेटर को बोलूंगी कि एक लाइन को जल्दी से चेक कर रहा है, लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, तो फास्ट ऑफ कोर्स इंटरप्रेटर है। लेकिन कंपाइलर थोड़ा सा स्लो कंपैरेटिवली इंटरप्रेटर हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को, 100 कोड का प्रोग्राम है तो पूरे को वो एक साथ स्कैन कर रहा है, एक साथ चेक कर रहा है और आपको लिस्ट इकट्ठे करके दे दे रहा है, ठीक है। लिस्ट एक साथ दे दिया आपको कि इसमें आपके इतने एरर्स हैं। तो इंटरप्रेटर एक एक लाइन को चेक करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करता है, और अगर सही है तो उसे मशीन कोड में चेंज कर देता है, अदरवाइज आपको एरर की लिस्ट दे देता है। ये हो गया डिफरेंस। एक ही डिफरेंस है कि आपका इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेक कर देता है। फिर सेकंड चीज आती है, इंटरप्रेटर जो है यूजुअली लेस अमाउंट लेता है एनालाइज करने के लिए। किसको एनालाइज करने के लिए? सोर्स कोड को। जैसे कि मैंने ऊपर बोला कि लाइन बाय लाइन वो चेक कर रहा है ना, तो यानी कि वो फास्ट है, तो यही चीज यहाँ पे बोला जाता है कि वो फास्ट हुए, कंपाइलर से ज्यादा फास्ट है। कंपाइलर क्योंकि बेचारे को एक साथ कई सारे काम करने हैं ना, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आती है, एक और डिफरेंस आता है कि इंटरप्रेटर लेस, जो आपका कम अमाउंट होता है, सॉरी कम टाइम लेता है आपका सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए, बट जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है, कंपैरेटिवली स्लो देन कंपाइलर। क्यों? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, तो एग्जीक्यूशन में डिले क्यों हो रहा है? चेकिंग में ठीक है, लाइन बाय लाइन चल रहा है, फास्ट है, लेकिन ओवरऑल टाइम क्यों है कम? क्योंकि यहाँ पे आपको एक लाइन में रुका, फिर आपने चेक करा, फिर दोबारा उसे इंटरप्रेट करा, फिर कहीं एरर आ गया, दोबारा उसे चेक सही करके दोबारा उसे चलाया। तो बार बार प्रोसेस चल रहा है, एक ही प्रोग्राम को कई बार प्रोसेस चलाना पड़ रहा है, तो ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम जो है कंपैरेटिवली स्लो हो गया। लेकिन कंपाइलर क्या, एक ही बार में सारा चेक कर दिया, फिर आपने एक ही बार में 4-5 एरर जितने थे सारे देखे, 4-5 एक ही बार में सही कर दिए, फिर दूसरी बार में जब आपने उसे दोबारा कंपाइल किया तो सब कुछ सही, और उसने फटाफट से उसको इंटरप्रेट कर दिया, वो सॉरी कन्वर्ट कर दिया सोर्स कोड को मशीन कोड में या सोर्स ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तो वहां पे एग्जीक्यूशन टाइम जो हमारा इंटरप्रेटर से फास्ट आया। तो डिफरेंस आपको समझ में आया दोनों में, ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, नो ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड हेंस आर मेमोरी एफिशिएंट। तो आपके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट होता, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं जनरेट करता, तो मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है। और कंपाइलर जो है, क्योंकि कंपाइलर जो हमेशा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपकी लिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, आप लिंक करते हैं, लाइब्रेरीज से लिंक करते हैं, लिंकिंग वगैरह चलती है, तो ज्यादा आपको मेमोरी चाहिए होती है, तो यहाँ पे मेमोरी एफिशिएंसी इतनी नहीं है जितनी आपके इंटरप्रेटर में है। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है प्रोग्रामिंग, लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, ये जो लैंग्वेजेस है इंटरप्रेटर को यूज करती हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा यूजेस कंपाइलर। हालांकि जावा में आपका इंटरप्रेटर भी यूज होता है, बट सबसे पहले कंपाइलेशन होता है, देन इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का काम वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरप्रेटर वहां पे
एरर चेकिंग के लिए नहीं यूज होता, वहां पे इंटरप्रेटर कन्वर्जन के लिए यूज होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इंटरप्रेटर में जावा को नहीं दिया गया है, यहाँ कंपाइलर में जावा को दिया गया है। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आ गया हमारा डायग्राम। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सोर्स कोड है जो हमने लिखा है, जो आपने टाइप करा है, जो आपकी प्रोग्राम बनी है वो आपकी सोर्स कोड कहलाएगी। फिर प्री प्रोसेसिंग होगी, प्री प्रोसेसिंग के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, देन देन आपका प्रोसेसिंग होगी और देन वो मशीन कोड में जाएगा। तो ये कंपाइलर इस तरीके से काम करता है। और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इंटरप्रेटर में सोर्स कोड है, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग होगी, इंटरमीडिएट कोड बनेगा, नॉट ऑब्जेक्ट कोड, इंटरमीडिएट कोड बनेगा, देन प्रोसेसिंग होगी और फिर इंटरप्रेटर क्या है, मतलब उसको इंटरप्रेट कर देगा जिसमें भी उसे इंटरप्रेट करना है। तो इस तरीके से इंटरप्रेटर काम करता है। तो दोनों में डिफरेंस आप बताना चाहे तो डायग्राम बहुत अच्छा है, ये आप बहुत इजी सा है, ब्लॉक डायग्राम है, आप इससे समझा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है टोकन्स इन सी। इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगी। तो टोकन्स इन सी में हमारे पास टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स होती है स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम, जिनसे आपकी छोटी छोटी चीजों से आपका मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, तो उनको टोकन बोला जाता है। तो हमारे प्रोग्राम किन किन चीजों से मिलकर बनता है, हमारा प्रोग्राम मिलकर बनता है वेरिएबल से, हमारा प्रोग्राम मिलकर बनता है कॉन्स्टेंट से, कीवर्ड से, ऑपरेटर्स से, सेपरेटर्स से। तो ये 5 चीजें होती हैं जो आपकी टोकन्स कहलाती हैं। ओके, ये 5 चीजें जो होती हैं आपकी टोकन्स कहलाती हैं। अब टोकन मैंने आपको बता दी इंडिविजुअल यूनिट होती है जिससे प्रोग्राम बनता है, लेकिन इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही इसको छोड़ूंगी। आपको क्या करना है, आपको सी की थोड़ी सी चीजें, जैसे मैंने आपको मेन मेन चीजें बताई, वो एक दो बारी देखनी है, माइंड में रखनी है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन लगी, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे चीजें क्लियर जरूर कर दूंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।